हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम ओरिजिनल्स के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मेघना और आज हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। इस सेशन के थ्रू हम एमपी की वीकली करंट अफेयर्स को कवर करते हैं फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। तो यहाँ पर बेसिकली आपके संडे से लेकर जो भी सैटरडे तक के करंट अफेयर्स होते हैं वो कवर हो जाते हैं एमपी के। किसी भी एग्जाम के लिए आप एमपी से प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर सेशन आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। तो यहाँ पर हम 18 से 24 अगस्त के करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। इससे पहले वाले सेशन में हमने 12 से लेकर 17 अगस्त तक के करंट अफेयर्स को कवर किया था। तो ये सेशन काफी यूजफुल होने वाला है आपके लिए। और खास बात ये है कि हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ एक ही मीडियम पर फोकस्ड है ये सेशन, दोनों मीडियम में आपको कंटेंट और एक्सप्लेनेशन मिलेगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप डाउट्स पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं राइट इस नंबर पे। तो ये सारी चीजें हैं। तो चलिए आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन के साथ स्टार्ट करते हैं और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी एमपी से रिलेटेड राइट। तो सबसे पहली जो न्यूज है हमारी है वो है हायर एजुकेशन से रिलेटेड, उच्च शिक्षा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि एमपी में क्या नई न्यूज आई है। तो यहाँ पर ये डिसाइड किया है कि जितने भी एमपी में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस हैं या ऑटोनॉमस कॉलेजेस हैं वहां पर एक नए सर्टिफिकेशन कोर्सेज स्टार्ट किए जाएंगे जो कि आपके एआई से रिलेटेड है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड कोर्सेज स्टार्ट किए जाएंगे। तो सबसे पहले समझिए पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस क्या है ना। ये बड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही अच्छा चीज इंट्रोड्यूस की गई है एजुकेशन सिस्टम में। और आपका जो नेशनल एजुकेशन या न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपकी 2020 में आई थी उसके अंडर में ये चीज इंट्रोड्यूस की गई है राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है आपका एजुकेशन। शिक्षा क्या महत्व रखती है? क्या जब आप एजुकेशन वर्ड यूज करते हैं तब आप सिर्फ नॉलेज के बारे में बात कर रहे होते हैं? नहीं। तो ये सिर्फ नॉलेज नहीं होता है आपका एजुकेशन, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स आपका एटीट्यूड चेंज करना कि जब आप एक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उस टाइम आपको सिर्फ नॉलेज ना मिलके बल्कि आपका एटीट्यूड भी बदले, है ना, एक अच्छा एटीट्यूड डेवलप हो और आपके अंदर स्किल्स भी आए। तो ये जो पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस है ये इसी एजुकेशन प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग कैपेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल सो दैट दे कैन एडिक्वेटली रिस्पॉन्स टू देयर सिचुएशन, है ना। आप जिस भी सिचुएशन में हो लाइफ में उसमें अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाए, ये सिखाता है हमें एजुकेशन सिस्टम। अगर हम बात करें पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की तो ये दोनों चीज इंक्लूड करते हैं, चाहे वो आपकी एकेडमिक सब्जेक्ट्स हो या आपकी लाइफ की स्किल्स हो, है ना। इसने हमेशा ये जोर दिया है पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस ने कि आप एक ट्रेडिशनल थिंकिंग ना रखें बल्कि आप आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करने की आपकी कैपेबिलिटी को एनहांस या डेवलप करना चाहता है। तो ये एम है हमारा जो 2047 तक का लक्ष्य है। 2047 जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, डेवलप्ड इंडिया की बात करते हैं, तो उस टाइम तक हमें एजुकेशन के मामले में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना है कि हमारा जो इंडिया है वो डेवलप्ड इंडिया इस रूप से कहलाए। तो रिसेंटली हमने कुछ टाइम पहले ही पढ़ा था कि होम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया प्रधानमंत्री कॉलेजेस ऑफ एक्सीलेंस, जितने भी आपके एमपी के 55 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे किया गया मध्य प्रदेश में। और ये जो चीज है वो कहां से स्टार्ट की गई थी? सबसे पहले इंदौर से शुरू की गई। These colleges started by the state government to offer courses aligned with the new education policy ताकि हम एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड बना सके, इसलिए किया। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश ऐसा पहला स्टेट है जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है राइट। यहाँ पर आप हिंदी में भी ये सारी चीजें देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका एम है या ऑब्जेक्टिव है वो क्या उद्देश्य रखता है कि केवल डिग्री प्रदान करना नहीं है बच्चों को, बल्कि युवाओं को समग्र शिक्षा या समग्र विकास पर केंद्रित करना है, ये चाहता है राइट। आप इस तरीके के कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस भी देखेंगे, आपने आसपास कहीं देखे भी होंगे कि पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस अगर शुरू हो गए हैं तो वो कुछ इस तरीके से वहां पर दिखेगा। जो पुराने कॉलेजेस हैं उनको ये ऐसे तरीके से अपग्रेड किया गया है। अब न्यूज में क्या बोला गया है? न्यूज में ये बोला गया है कि जो पीएम 55 कॉलेजेस हैं आपके, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज है, तो जो 55 कॉलेजेस हैं प्लस आपके 13 ऑटोनॉमस कॉलेजेस हैं, है ना, इनमें क्या स्टार्ट किया जा रहा है? इनमें 2 एआई सर्टिफिकेशन कोर्स स्टार्ट किए जा रहे हैं। मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से कोर्सेज रहेंगे। तो पहला तो एक सिंपली उसका नाम ही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स, और सेकेंड जो आपका कोर्स है वो है फिनटेक, है ना। फिनटेक यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का ये शॉर्ट फॉर्म है, फिनटेक विथ एआई ऐसा करके ये नाम रहेगा कोर्स का, कि इसमें फिनटेक भी सिखाया जाएगा प्लस एआई भी सिखाया जाएगा। तो अगर कोई भी बच्चा यहाँ पर आता है तो वो किसी भी एक कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब हर एक कॉलेजेस में एक कोर्स अवेलेबल रहेंगे दोनों, आप इसमें से एक को ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन ये क्या ऐसे ही मिल जाएगा? नहीं,
इसके लिए प्रॉपर यहाँ पे सिस्टम बनाया गया, प्रोसेस डिजाइन किया गया कि एंट्रेंस एग्जाम होगा। एंट्रेंस एग्जाम में आपको जब आप देंगे तो वहां पर आपको 1000 रुपीज एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा, जो कि आपका कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको वो 1000 रुपीज भी लौटा दिए जाएंगे। खास बात ये है कि जो कोर्स करवाया जाएगा ना वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, निःशुल्क रहेगा। तो ये पढ़ाई आप निःशुल्क तरीके से कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, 1000 रुपीज आपको पहले पे करने हैं, बाद में ये वापस मिल जाएंगे। ये जो कोर्स है ना, इसका ड्यूरेशन कितना रहेगा, यहाँ पे 90 आवर्स का आपका ड्यूरेशन रहेगा कि 90 घंटे पूरे टोटल कोर्स में ये पढ़ाया जाएगा, है ना। और इसके बाद से एग्जाम कहां पर किया जाएगा, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, जहां जिस भी आप पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में हैं, उसी में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और उसके बाद एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, और इस मेरिट लिस्ट में हर एक कॉलेजेस में 8-8 सीट्स दी जाएंगी। ये 8 सीट्स हमें इन कोर्सेस में फिल करनी है, तो इनको सिखाया जाएगा। ये जो पूरा डिजाइन किया गया है वो किसने डिजाइन किया है, तो आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है मध्य प्रदेश का, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने किसके साथ मिलकर किया है, तो आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर किया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किस आईआईटी के साथ हमने मिलकर ये सारे जो एआई कोर्सेस हैं वो डिजाइन किए हुए हैं, तो आपको याद रखना है आईआईटी दिल्ली के साथ किया गया है। और इसका जो स्टार्टिंग डेट है कब से शुरू होने वाला है, तो इस बार के जो अक्टूबर और नवंबर वाला टाइम पीरियड होगा, इस तारीख तक ये अप्रोक्सीमेटली स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर एस्टिमेटेड है कि हाँ इस तारीख तक हम स्टार्ट कर देंगे इस चीज को। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हम बोल सकते हैं एजुकेशन के टर्म्स में, क्योंकि बहुत जरूरी है ये सारी चीजें करवाना जितना टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीजें आपने देख ली। अब आ जाइए सेकेंड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो इस न्यूज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बात की गई है मां नर्मदा मिशन की। जिस तरीके से आपका नमामि गंगे मिशन चल रहा है, उस तरीके से अगर हम बात करें तो मां नर्मदा के लिए भी एक मिशन है। अब इस मिशन में बोला गया है कि हम एक कमेटी का फॉर्मेशन करेंगे। ऐसा कहां पर बोला गया है, जो अब हमारे चीफ मिनिस्टर है एमपी के सीएम यादव हैं, उन्होंने बोला अपनी कैबिनेट मीटिंग में कि अब मां नर्मदा मिशन के तहत एक कमेटी का फॉर्मेशन किया जाएगा। और इस कमेटी का काम क्या होगा, वर्क क्या असाइन किया जाएगा इस कमेटी को, कि यहाँ पर जितनी भी आपकी नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज हैं, जहां से नर्मदा नदी एक तो रिवर निकली हुई है, तो नर्मदा का ओरिजिन कहां से, अमरकंटक से है। जैसे ही आप अमरकंटक से होते हुए जाते हैं पूरा गुजरात में, जब नर्मदा नदी एंड होती है जहां पर गल्फ ऑफ खंबात में आपकी नर्मदा नदी जाती है, तो इस पूरा जो ये लाइन है उसका ट्रैक है, यहाँ पर उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज पड़ती हैं या ट्रिब्यूटरीज हैं, तो इन पूरी ट्रिब्यूटरीज को मेंटेन किया जाएगा, साफ सफाई की जाएगी, डेवलपमेंट किया जाएगा। उसको ये देखना है, इस कमेटी का काम ही रहेगा कि इस पूरा को ट्रैक करना है उसे, और काम अच्छा होना चाहिए। इसमें जितने भी वाटर रिजर्वियर्स बने, आपके डैम्स वगैरह बने, जितने भी नर्मदा रिवर पे डैम्स हैं, जैसे यहाँ से स्टार्ट होगा आपका बरगी डैम है, और फिर जितने भी मेन आपके डैम्स, इंदिरा सागर डैम है ना, तो इन सबका डेवलपमेंट करना है ताकि ये सारी चीजें एकदम हेल्दी रहें, प्रॉपरली मैनेज्ड रहें। और साथ ही साथ यहाँ पर वाटर रिजर्वियर्स, ट्रिब्यूटरीज, प्लस आपके जो भी क्या है होली प्लेसेस या रिलीजियस प्लेसेस आप बोल सकते हैं, जितने भी तीर्थ स्थल हैं इस रास्ते पर, उन सब का भी मेंटेनेंस और डेवलपमेंट देखना है इस कमेटी का, ये एक मेन काम रहेगा। राइट, तो यहाँ पर बोल दिया है समग्र नर्मदा के विकास के उद्देश्य से मां नर्मदा मिशन के लिए समिति गठित की जाएगी, ऐसा बोला गया है। और वही चीज मैंने आपको बता दी कि कहां से कहां तक किया जाएगा। एक बार ये प्लान सक्सेसफुल होता है तो इसके बाद जितनी भी नदियां मध्य प्रदेश में फ्लो कर रही हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में इतनी सारी रिवर्स है ना, मध्य प्रदेश में इतना सारा रिवर्स प्रेजेंट है, तो बाकी नदियों के लिए भी कार्य किया जाएगा, या उनकी जो ट्रिब्यूटरीज है उनके लिए भी किया जाएगा, ताकि नदियां एकदम स्वच्छ रहें, है ना। पानी का इतना अच्छा स्रोत है, फ्रेश वाटर मिलता है, तो इसलिए इनको स्वच्छ बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से आपका नमामि गंगे मिशन चल रहा है। इसके बाद और क्या डिसीजंस लिए गए, तो सबसे एक और डिसीजन पर बात की गई कि जितने भी मदरसा होते हैं, है ना, ये मुस्लिम एजुकेशन होता है, उसमें किसी अन्य धर्म की शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में भी स्कूल शिक्षा विभाग, जो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसने निर्देश दिया है कि मदरसा में अन्य धर्म की शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, ऐसा बोला गया है। फिर उसके बाद से और क्या डिसीजंस लिए गए हैं, तो जितने भी आपके नगरीय क्षेत्र हैं, यानी कि अर्बन एरियाज जो हैं आपके, है ना, ये अर्बन क्षेत्र में हर आपकी जो कल्चरल एक्टिविटीज होती है उसको प्रमोट करने के लिए उसका ज्यादा से ज्यादा आयोजन हो, ताकि लोग अपने कल्चर से कनेक्टेड रहें। इसके लिए हर एक अर्बन एरिया पे एक टाउन हॉल बनाया जाएगा। तो ये चीज है, एक और कैबिनेट का डिसीजन है। इसके बाद जो आपका रीवा है, रीवा में क्या बना हुआ है, एयर स्ट्रिप बनी हुई है। एयर स्ट्रिप मैंने बताया था कि एयर स्ट्रिप्स क्या होती है, ये आपकी एयरपोर्ट जैसी नहीं होती है, सिर्फ एक रनवे होगा और आसपास कोई बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं प्रेजेंट होंगी। वो आपका सिंपली एयर स्ट्रिप होता है कि जहां से सिर्फ प्लेन क्या कर रहे हैं,
टेक ऑफ कर सके और लैंड कर सके। लेकिन अब क्या बोला गया कि जो रीवा का एयर स्ट्रिप है उसको एयरपोर्ट में डेवलप कर दिया जाएगा, एयरपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, एज एन एयरपोर्ट इसको डेवलप किया जा रहा है और इसके लिए 87 लाख रुपीस का अप्रूवल भी दे दिया गया है। तो ये एक सेकंड न्यूज है आपके लिए। और इसके बाद से एक और चीज आप देखिए कि जो भी साइबर तहसील है उसका विस्तार करने के लिए 30 पदों की स्वीकृति दी गई है। तो अगर हम बात करें साइबर तहसील की, तो साइबर तहसील भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो साइबर तहसील क्या है ये मैं आपको समझा देती हूँ कि जितने भी आपके लैंड के या प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स चल रहे हैं उनको कम टाइम में सॉल्व करने के लिए चीज शुरू की गई थी कि सारी चीजें ऑनलाइन कर दी जाए, है ना। अगर किसी ने लैंड खरीदा है, सामने बेचने वाला भी उससे कनेक्टेड रहे, ये सारी इंफॉर्मेशन उसको एक एसएमएस के थ्रू ही मिल जाए। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शंस है तो वो भी वो ऑनलाइन फाइल कर सकता है। जो भी रजिस्ट्री वगैरह का प्रोसेस है ये सारी चीजें ऑनलाइन होंगी। मतलब ये सारा जो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है ये सब है मामला, वो साइबर तहसील के थ्रू हम सुलझा सकते हैं। तो ये है। और ये रिसेंटली न्यूज में था, कब न्यूज में था, फेब में न्यूज में था। तो फेब 29 2024 को ही इस साल क्या किया गया है, इसका इंट्रोडक्शन किया गया है, इसको इनॉग्रेट किया गया था पीएम मोदी के द्वारा, वर्चुअल मोड में इसको इनॉग्रेशन किया गया था। और एमपी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपके लिए कि एमपी ऐसा पहला राज्य है जिसने साइबर तहसील को कॉन्स्टिट्यूट किया है। सो एमपी वाज द फर्स्ट स्टेट, या एमपी बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू कॉन्स्टिट्यूट साइबर तहसील। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, राइट। तो यहां से आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए जो मां नर्मदा मिशन था उसके लिए जो मेन बॉडीज रखी गई है वो अर्बन बॉडीज हैं, और आपके जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है जो सबसे लोकल लेवल पे होते हैं ये सबसे ज्यादा मदद करेंगे या ये लोग इन्वॉल्व होंगे ताकि मिशन ज्यादा सक्सेसफुल हो पाए, क्योंकि नदियों के पास के एरियाज में सबसे ज्यादा गांव के लोग प्रेजेंट होते हैं। तो अगर ये लोग कनेक्टेड रहेंगे तो ज्यादा अच्छे से काम या इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है इस प्रॉपर प्रोजेक्ट का। अब इसके बाद से नर्मदा रिवर के बारे में आप देख लीजिए, इसके बारे में बहुत सारी चीजें आप जानते हैं स्टैटिक पार्ट से, वहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़नी भी होती है। रन्स वेस्ट, है ना, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो ईस्ट से कहां जाती है, वेस्ट जाती है, वेस्ट की तरफ जाती है। आप बताएंगे और कौन सी रिवर है जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो होती है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। थ्रू अ रिफ्ट वैली फॉर्म्ड बाय द विंध्या रेंज टू द नॉर्थ एंड सतपुरा रेंज आपको कहां दिखाई देगी, साउथ में दिखाई देगी। फिर ये कहां से ओरिजिनेट हुई, तो मैकाल रेंज नियर अमरकंटक के पास से 1057 मीटर्स का एलिवेशन है वहां पर। इसके बाद ये कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, तो मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में इसके ट्रिब्यूटरीज या फिर पूरा एरिया इसका कवर्ड है। जो आपका कैचमेंट एरिया है हैज एन एरिया ऑफ 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स, 1310 किलोमीटर्स है फ्रॉम इट्स हेड वाटर्स, मतलब अमरकंटक से लेकर गल्फ ऑफ खंबात तक का लेंथ बता दिया है। और फिर इसमें इंपॉर्टेंट और भी रिजर्वियर्स है, यहाँ पे इंदिरा सागर दिए, सरदार सरोवर डैम दिया हुआ, ओमकारेश्वर है, बरगी है ना, महेश्वर है। तो सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं जो आपके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है। फिर आपको और क्या पढ़ना होता है स्टैटिक पार्ट में, किसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है, कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज है जिससे नर्मदा रिवर पास होती है, कहाँ पे कौन सा डैम बना हुआ है, किसके कॉन्फ्लुएंस पे क्या चीजें हैं। तो ये सारी चीजें इस पर होती हैं, ये पढ़ना है आपको। यहाँ से आप सारी चीजें हिंदी में भी आपको प्रॉपर मिल जाएंगी कि कहाँ पर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें होंगी। इसके बाद से आ जाइए नेक्स्ट न्यूज में। अब अगेन ये आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हम बात करें या फिर हम ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन या व्यापार और निवेश संवर्धन की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या बनाया जाएगा, आपका ट्रेड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे, राइट। इसको हिंदी में भी हम यही कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा आपका हर एक राज्य में, ये कहा गया है, या तो ये बोल सकते हैं निवेश सुविधा केंद्र है। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट में फैसिलिटेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, ऐसा क्यों बोला गया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा, इसके पीछे का रीजन है। अब यहाँ पे जो नोडल ऑफिसर्स रहेंगे वो हर एक डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहेंगे, नोडल ऑफिसर्स। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होंगे ना, ये क्या काम करेंगे कि जो भी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, तो उसका काम इजी हो जाए, तो कलेक्टर उससे पूरी तरीके से कांटेक्ट में रहेंगे, उसको सारी फैसिलिटीज बताएंगे कि हाँ यहाँ पर ये फैसिलिटीज उपलब्ध है। पूरा काम कौन देखेगा, कलेक्टर देखेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। हर सेंटर के लिए जिला कलेक्टर को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। कलेक्टर जिले में निवेश को बढ़ाने से लेकर उद्योगों के साथ प्रयास करेंगे, ये चीज डिसाइड की गई है। All districts will now have investment facilitation centers. Collectors will be the nodal officer in the respective districts. और ये सारी चीजें मैंने आपको बताया कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ कैसे कनेक्टेड रहेंगे। अब अगर एक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है ना, तो उसका ऑब्जेक्टिव भी होता है, कुछ उद्देश्य भी होता है। तो हम ऐसा क्यों करते हैं,
ताकि जितने भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ताकि किसी भी एरिया में अगर जितने इजी तरीके से बिजनेस होने की संभावनाएं रहेंगी उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बढ़ेगा। तो सबसे पहले जो भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनको क्या करना है, गाइड करने के लिए ऐसी चीजें बनाई कि आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या क्या आपके पास चीजें उपलब्ध हैं, ये है। अगर उनको प्रोजेक्ट के लिए कोई भी प्रपोजल्स चाहिए तो वो यहाँ पर इजी तरीके से कर सकते हैं इन सेंटर्स में। और अगर उनको बार बार आना है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो फॉलोअप्स मिलते हैं, तो उसी तरीके अगर इंडस्ट्रियलिस्ट को भी यहाँ पर बार बार आना है तो फॉलोअप्स उसके लिए इजी हो जाएंगे, तो टाइमली अप्रूवल मिल पाएगा जितने भी फॉलोअप्स रहेंगे, और प्रॉपर जितना भी ऑपरेशन के लिए उसको यूनिट स्टैब्लिश करनी है तो ये सारे काम आसानी से किए जा सकते हैं उसके द्वारा। मतलब फाइनली यहाँ पर क्या होगा, ऐसे सेंटर से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिलेगा। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि नए नए उद्योग यहाँ पे स्टैब्लिश हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी आए, डेवलपमेंट हो, आर्थिक विकास हो, है ना, ये सारी चीजें हैं। और आपको पता है कि रीजनल इन्वेस्टर समिट जो अभी होने वाला है वो कब होने वाला है, 28 अगस्त को होने वाला है। अगला कहां पर होने वाला है, ग्वालियर में होने वाला है। उसी रीजनल बिजनेस कॉन्क्लेव की तैयारियों की समीक्षा करने के दौरान ही सीएम जो हमारे हैं उन्होंने ये घोषणा की, अनाउंसमेंट किया है, और इस समिट में करीब 2500 प्रतिनिधि शामिल होने वाले हैं, ऐसा भी कहा है। तो ये सारी एक इंपॉर्टेंट न्यूज और हो गई, राइट। इसके बाद से जो आपके एग्जाम ओरिजिनल्स के प्लेटफॉर्म पे कोर्सेज अवेलेबल है उनके बारे में सुन लीजिए ब्रीफली, कि आप को एग्जाम ओरिजिनल्स का ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। अगर आप किसी भी कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से कोर्सेज आपके पास हैं अवेलेबल, तो एमपीपीएससी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम है, प्रहार 2025 के लिए अवेलेबल है, आरंभ बैच है 26 के लिए। यहाँ पर आपकी प्री मेंस इंटरव्यू एंड आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन होगी। और सबसे खास बात आपके पास क्या है कि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम के सेपरेट बैचेस मिलेंगे, सेपरेट टीचर्स होंगे जो आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। तो ये एक अच्छी चीज है। आप 12th के बाद एनरोल कर सकते हैं, ग्रेजुएशन की किसी भी ईयर में आप चाहते हैं या उसके बाद की आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो एक बेहतर गाइडेंस प्रोग्राम आपके पास अवेलेबल है। फिर मेंटोरशिप प्रोग्राम भी, जहां पर आपको मेंटोर्स मिलेंगे। यहाँ पे संकल्प एंड सारथी प्रोग्राम है, ये भी 2 ईयर एंड 3 ईयर मेंटोरशिप प्रोग्राम है। सारी चीजें सेम है, बस मेंटोर्स अवेलेबल है आपके पास यहाँ पर कि वो आपको प्रॉपरली गाइड कर सके हर एक चीज में, चाहे वो आपका आंसर राइटिंग हो या आपके किसी भी पर्सनालिटी टेस्ट के लिए चीजें हैं, तो सारी चीजें यहाँ पर आपके लिए प्रिपेयर की जाएंगी और आपके साथ होंगी। फिर आप मेंस के लिए भी आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट के लिए कोर्सेज अवेलेबल है, सेपरेट बैचेस है यहाँ पर भी, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम के लिए, सोशियोलॉजी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए है, सारी चीज अवेलेबल है। एमपीपीएससी के लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी है। तो ये सारे बैचेस आपके पास उपलब्ध है। आपको जाना है प्ले स्टोर में, एग्जाम ओरिजिनल्स का ऐप डाउनलोड करना है, वहां से आपको सारे कोर्सेज की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स अवेलेबल हैं जो लास्ट पेज में गिवन है, या फिर आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, राइट। तो ये सारी चीजें हैं आपके पास, या फिर आप भोपाल के ऑफलाइन सेंटर भी विजिट कर सकते हैं। इसके बाद से देखिए नेक्स्ट न्यूज में आ जाते हैं हम यहाँ पर, और ये आपकी बात की गई है करेंट अफेयर्स एंड एमपी। अब क्या डिसाइड किया गया है कि जो आपका रिजर्वेशन वाला ये मुद्दा चल रहा है ना, 87-13% का जो फॉर्मूला होता है आपको कोई भी अपॉइंटमेंट हो रही है। अब ये चीज मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पर एक्चुअली क्या बोला गया है। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जिसमें ये चीज बोली गई है। सबसे पहले आप समझिए कि 87 और 13 वाला फॉर्मूला क्या है। तो ये एक क्या है, टू लिस्ट सिस्टम है ना, टू लिस्ट सिस्टम है। किसने डिजाइन किया भाई, एमपीपीएससी का है ये। जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं, तो अपॉइंटमेंट्स कैसे कर रहा है उसको अनाउंस करने के लिए, उसका रिजल्ट अनाउंस करने के लिए चीज बनाई गई है। अब ये जो फॉर्मूला है कब डिजाइन किया गया, क्यों डिजाइन किया गया, तो ये जितनी भी एडवर्टाइज्ड वैकेंसीज होती हैं, जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज एमपीपीएससी के द्वारा निकाली जाती हैं, उसको ये 2 पार्ट्स में बांट लेता है। कैसे बांटता है, जब वो रिजल्ट अनाउंस करता है तो यहाँ पर 87% जो ऑफ द कैंडिडेट्स है उनको तो वो डिक्लेयर कर देता है, तो ये हो गए आपके डिक्लेयर्ड कैंडिडेट्स हो गए। लेकिन उसके बाद जो 13% है, 13% को ये होल्ड पे डाल देता है, ठीक है। 13% को होल्ड में डालता है, विथहेल्ड कर देता है। दोनों ही कैटेगरीज, जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी हो, तो यहाँ पर वो होल्ड में डाल देता है 13% का ये। और ये सारी चीजें कब से शुरू हुई, जब हमारे जहां पर हाईकोर्ट है ओबीसी रिजर्वेशन को बढ़ाया गया, 14% से कितना कर दिया गया, 27% कर दिया गया। तो दिक्कतें वहां से आना शुरू हो गई, इसको बढ़ाया गया। और एमपी हाईकोर्ट डिसीजन भी लेता है कि रिजर्वेशन 27% है, उसमें स्टे लगाया गया है, बट कभी ऑर्डर नहीं किया एमपीपीएससी को कि आपको इस तरीके की चीजें करनी है कि आप 13% होल्ड में डाल दो। तो अब यही चीज कौन देखने वाला है, क्योंकि हाईकोर्ट में बहुत टाइम से सॉल्व नहीं हो पा रही, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि ये जो सारी पिटिशंस है वो वहां पर ट्रांसफर कर दी जाए। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में वर्ष 2019 से लंबित अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से जुड़े सभी 85 जो प्रकरण सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने के निर्देश दे दिए गए हैं। अब सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट देखेगा
और यहाँ पर 87-13% के फॉर्मूलों को चुनौती देने वाले 2 याचिकाओं पर मध्य प्रदेश सरकार थोड़ा वो करेगी, लेकिन उसके बाद से फाइनल कौन देखने वाला है? सुप्रीम कोर्ट देखने वाला है। ठीक है, यहाँ पर सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश शासन की ओर से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता और अनारक्षित वर्ग की ओर से आदित्य संघी ने दलील दी थी और इस चीज को एक्सेप्ट किया गया है। यहाँ पर कोर्ट में प्रकरणों के लंबित होने से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि आपका मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो भी रिक्रूटमेंट्स किए जा रहे हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं और लोगों को होल्ड में डाल दिया जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये चीजें बताया है कि ऐसा अब किया जाएगा। और अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये भी डिसाइड करेगा कि ओबीसी को कितना % आरक्षण देना है, कितना % रिजर्वेशन उसको देना है, ये चीज डिसाइड करेगी। तो ये सारी चीजें शुरू हुई थी। ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें कॉम्प्लेक्स है, एग्जाम देने के बाद भी यहाँ पर चीजें अटक जाती हैं, तो ये काफी कहीं ना कहीं डिप्रेसिंग होता है और ये चीज जल्दी सॉल्व हो जाएगी जितना जल्दी इसमें डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि अब जल्दी जल्दी हियरिंग भी आएगी। ऐसा भी बोला गया है कि इसमें जो हियरिंग होगी वो बहुत तेजी से आएगी, तो जितना जल्दी मैटर है वो सॉल्व होने वाला है। ये आप सबके लिए भी एक अच्छी न्यूज है जो लोग भी एमपीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, राइट। तो ये एक है जो डिसीजन लिया गया है। इसके बाद से नेक्स्ट न्यूज में आ जाते हैं। अब यहाँ पे ना एक बहुत ही ज्यादा और बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट सी न्यूज है जो कि इंटरेस्टिंग न्यूज भी है आपके लिए। अब बात की गई है रूरल टूरिज्म की, और यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार या मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अब मध्य प्रदेश के अंदर क्या बनाए जाएंगे? आनंद ग्राम बनाए जाएंगे, आनंद विलेजेस बनाए जाएंगे, यानी कि आपके एक तरीके से हैप्पीनेस वाले विलेजेस डेवलप किए जाएंगे। तो क्या है ये हैप्पीनेस विलेजेस और क्या है मध्य प्रदेश का डिपार्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस? तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्यों ऐसा मध्य प्रदेश सरकार ने बोला है कि अब आनंद ग्राम विकसित किए जाएंगे, और ये डिसीजन लिया गया कि जो आनंद विभाग या डिपार्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस है मध्य प्रदेश में, प्लस जो आपका राज्य आनंद संस्थान है वही, और कामों की समीक्षा बैठक में ऐलान किया गया है कि पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर ऐसे ग्राम सामने लाए जाएंगे जहां सद्भावना, भाईचारा और आनंद जैसा भाव प्रमुखता से हो। मतलब रूरल टूरिज्म को तो प्रमोट करना है, लेकिन लोगों के बीच में एक बॉन्डिंग अच्छी हो, ठीक है, उनके अंदर सद्भावना हो या फिर आनंद जैसा भाव हो और वो सब जगह आनंद फैला सके, इसलिए ऐसी चीज की जा रही है। तो एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, शायद आप लोगों ने ये जो स्टोरी है वो सुनी भी होगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक दिन एक बहुत ही रिच फैमिली होती है, और उस रिच फैमिली के जो फादर होते हैं ना, पापा, अपने बेटे को एक ट्रिप पर लेकर जाते हैं। तो वो अपने बेटे को जब ट्रिप पर लेकर जाते हैं ना, तो अपने बेटे से मतलब वहां पे पूरा घुमाते हैं, पूरी ट्रिप कंप्लीट करते हैं, और मतलब अच्छे से घूमते फिरते हैं, बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। और सबसे ज्यादा मतलब वो बेसिकली एक पुअर फैमिली में जाते हैं, जो गरीब किसान की फैमिली है, वहां पर रहते हैं, उनके खेत वेत घूमते हैं। फिर ये ट्रिप ऐसे कंप्लीट हो जाती है। वो उस ट्रिप से वापस आते रहते हैं, तो पापा क्या करते हैं, अपने बेटे से पूछते हैं, बेटा तुम्हें कैसा लगा इस ट्रिप पर जाकर? तो बेटा बोलता है, पापा बहुत ही अच्छा लगा, मुझे बहुत मजा आया, है ना। तो पापा ये सुनकर खुश हो जाते हैं। फिर अपने बेटे से पूछते हैं कि बताओ तुमने इस ट्रिप से क्या सीखा, जब मैं तुमको ट्रिप पर लेकर गया तो उस पूरे ट्रिप से तुमने क्या सीखा? ठीक है, तो बेटा क्या आंसर करता है वो सुनिए, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग आंसर देता है। तो वो कहता है कि पापा हमारे पास तो सिर्फ एक ही कुत्ता है, लेकिन उनके पास 4 कुत्ते हैं। ठीक है, ऑफेंसिवली ये नहीं कह रही हूं मैं, मतलब एनिमल्स के टर्म पे भी देखो ना, गांव के लोगों के पास कितने सारे गाय बैल होते हैं और शहर के लोग सिर्फ एक कुत्ता पाल लेते हैं, उसमें ही खुश है। तो हमारे पास सिर्फ एक कुत्ता है, लेकिन उनके पास 4 कुत्ते थे। हमारे पास एक बड़ा सा स्विमिंग पूल है, लेकिन उनके पास तो इतनी सारी नदियां अवेलेबल हैं। ठीक है, हम एक ट्यूबलाइट जला लेते हैं रात में, लेकिन उनके पास एक बहुत बड़ा सा खुला आसमान है जो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, हम खाना खरीदते हैं, हमें कुछ भी जरूरत है तो हमें खरीदनी पड़ती है, लेकिन वो लोग तो इतना सारा अनाज खुद से उगा रहे हैं। हमारे पास दीवारें हैं, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमें बचाने के लिए, जब भी हमें कुछ होता है तो हमने दीवारें बना रखी है अपने चारों तरफ, लेकिन उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास दोस्त हैं, है ना। क्योंकि लोग, आप शहर के लोग देखेंगे कि वो रह रहे हैं कॉलोनीज पर, और कॉलोनीज पर उनसे कोई बात भी नहीं करता है, कॉलोनी में कोई इंटरेक्शन भी नहीं होता है लोगों के बीच में, एकदम शांति शांति है। लेकिन गांव के बीच में तो लोग एक दूसरे से बात करते हैं, हर त्योहार में, हर फेस्टिवल्स में एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक साथ मनाते हैं। फिर बोलते हैं वो हमारे यहाँ तो टीवी है, लेकिन उनके पास वो अपना पूरा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं, अपने रिलेटिव्स के साथ स्पेंड करते हैं। तो कितनी अच्छी बॉन्डिंग है,
है ना, ये सारी चीजें वो कहता है अपने पापा से। तो पापा उसका आंसर सुनकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि मेरे बच्चे ने कितना कुछ नोटिस कर लिया यार, मैं उसको इतनी से ट्रिप में लेकर गया लेकिन उसने इतना बड़ा लेसन मुझे सुना दिया कि इतनी सारी चीजें हैं। तो वो अपने पापा को थैंक यू बोलता है, और थैंक यू के बाद वो क्या बोलता है कि पापा मुझे ये दिखाने के लिए थैंक यू कि हम कितने गरीब हैं अब, है ना। तो ये दिखाता है कि एक विलेज के अंदर, एक गांव के अंदर कितनी अच्छी बॉन्डिंग होती है, लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, और यही तो हैप्पीनेस है ना, यही तो हैप्पीनेस है। और मध्य प्रदेश सरकार ने ये इनिशिएटिव जो है डिपार्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस बनाया था ना, उसके पीछे यही था कि योर स्टेट ऑफ हैप्पीनेस मैटर्स इन मध्य प्रदेश, ऐसे करके इसका वो रखा गया था। ठीक है। और यहाँ पे जो आनंद संस्थान है, डिपार्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस, इसको खुशी का विभाग नहीं बोलेंगे, बेसिकली आनंद संस्था ही बोलेंगे हिंदी में। तो ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो कि शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट ने बनाया था मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने ये डिपार्टमेंट बनाया था जो सोलिली डेडिकेटेड था हैप्पीनेस प्रमोट करने के लिए एंड वेलबींग प्रमोट करने के लिए। तो आप मुझे बताइए कि आपके लिए हैप्पीनेस क्या है। ठीक है, आप अपने ओपिनियन मेरे साथ शेयर करिए, मुझे भी पढ़ने में अच्छा लगेगा, हम सारे लोग पढ़कर उसको करंट अफेयर सेशन में जरूर डिस्कस करेंगे, राइट, अगर मुझे आप आंसर्स देते हैं तो यही था। और ये सारी चीजें किसके साथ मिलकर करनी है, जो आपका हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है प्लस आईआईटीज है, उनके सहयोग से हैप्पीनेस के पैमाने पर अध्ययन किया जाए। और इसको अध्ययन करने के बाद से बैठक में बताया गया कि हमारे लिए तनाव मुक्ति या हमारे लिए जो भी स्ट्रेस है उससे मुक्त होना कितना जरूरी है, और आनंदित व्यवहार के प्रशिक्षण के लिए विभाग की योजना तैयार की गई थी, और इसमें सारे लोग शामिल होंगे जो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये सारी चीजों को डेवलप करेंगे। तो ये मुझे काफी अच्छा इनिशिएटिव लगा। रूरल टूरिज्म भी अच्छा है ये, अगर आप एक गांव घूमने जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेंगी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट न्यूज थी आज इसमें। फिर आ जाइए नेक्स्ट न्यूज में। अब ये क्या है, यहाँ पर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, जो आपका वाटर सिक्योरिटी का टॉपिक है या फिर ये सारी चीजें, इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैपकास्ट है आपका। मैपकास्ट क्या है, बेसिकली मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो मैपकास्ट में लॉन्च हुआ है डिजिटल वाटर एटलस लॉन्च किया गया है। इससे क्या काम करेंगे, डिजिटल वाटर एटलस क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये एटलस की जो लॉन्चिंग की गई है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी डेटा हो कलेक्शन होता है, जितने भी आपके वाटर रिजर्वियर्स हैं, जहां जहां से वाटर कलेक्ट किया जाता है या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, कहाँ कहाँ पे नदियां बह रही है, तो पूरा जो ये सारा डेटा है ना वो एक बार में से कलेक्ट हो जाएगा। ये अगर आप एटलस देखेंगे, जैसे आप नॉर्मल एटलस देखते हैं ज्योग्राफी का, तो सारे लोकेशंस आपको पता चलते हैं, तो वाटर एटलस से वाटर बॉडीज के बारे में आपको पूरी मैपिंग मिल जाएगी, और जितना भी डेटा कलेक्शन किया जाएगा फिर उसका एनालिसिस किया जाएगा, वेब इनेबल्ड जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो तैयार की जाएगी, वैल्यू एडेड मैपिंग होगी, एडवांस्ड मॉडलिंग की जाएगी, और जितना भी डिजास्टर्स वगैरह आ जा रहे हैं उसको भी हमें पहले से जानने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पे प्रॉपर डिसीजन मेकिंग में, ये डिसीजन मेकिंग के लिए बनाया गया कि आप अच्छी डिसीजन मेकिंग इससे कर सकते हैं। एक ऐसा डिवाइस है जहां से आप बेटर डिसीजंस जिसकी हेल्प से वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड ले सकते हैं। तो ये चीज डेवलप की गई है। और परिषद ने रिमोट सेंसिंग तकनीक से वाटर में के लिए डिजिटल मैप तैयार किए जा रहे हैं, ये भी बोला गया है। तो यहाँ पर आप पर्पस देख सकते हैं कि इंटेंट क्या है वाटर एटलस का, टू डिस्क्राइब द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ वाटर सिस्टम, द इंटरलिंकेजेस ऑफ द एलिमेंट्स, जहां से इंटरलिंकिंग की गई है वो भी दिखाया जाएगा। चेंजेस पता चल जाएंगे कि वाटर सिस्टम में आप कैसे चेंजेस आ रहे हैं, सूख रहा है या फिर पानी की कमी हो गई, कितना मीटर वाटर अवेलेबल है, तो ये सारी चीजें आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी इस मैप के थ्रू। और ये कब डिसाइड किया, ऐसा कब लॉन्च किया गया, तो अभी नेशनल स्पेस डे जो था आपका, उसमें मध्य प्रदेश सरकार ने ये बताया कि मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की ओर से ये पहल भारतीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट और जल संसाधन विभाग के सहयोग से किया गया, राइट। तो आपके लिए नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है कि जब आप वाटर मैनेजमेंट सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इसकी शुरुआत कब की गई थी, 2016 में इसकी शुरुआत की गई। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अब दो तरीके की आपकी स्कीम होती है, तो एक होता है आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम और दूसरा आपका कौन सा होता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। तो इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस जान लीजिए कि इसमें क्या होता है। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम जब हम बोल रहे हैं और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जब बोल रहे हैं, तो सेंट्रल सेक्टर का मतलब होता है कि 100% कंट्रीब्यूशन कहां से आने वाले किसी भी स्कीम के लिए, चाहे वो स्टेट में चलाई जा रही, कहीं पर भी चलाई जा रही ऑल इंडिया लेवल पर, तो पूरा जो खर्चा है, फंडिंग है, वो कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी। 100% सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, मतलब ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो गई। लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है कि सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों कंट्रीब्यूट करती है, यहाँ पर को कंट्रीब्यूशन रहता है दोनों का। तो सेंट्रल प्लस स्टेट, अगर कोई भी गवर्नमेंट स्कीम चलाई जा रही है तो दोनों का योगदान रहेगा, वो होती है आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो जब भी आप कोई स्कीम पढ़ते हैं तो आपके लिए जानना जरूरी होता है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है।
अब इसका जो रेशियो होता है वो कैसा भी हो सकता है, 60-40 होता है। 60% कौन दे सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, 40% कौन दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। कुछ ऐसे एरियाज है, हिमालयन रीजन वाले एरियाज है जहां पर टेरेन काफी डिफिकल्ट है, तो 90% सेंट्रल गवर्नमेंट दे देती है, क्योंकि छोटे छोटे स्टेट से ज्यादा कमाई नहीं होती, रेवेन्यू नहीं आ रहा है, तो 10% स्टेट गवर्नमेंट दे देगी। ठीक है, 50-50 का रेशियो भी हो सकता है। तो इस तरीके की चीजें चलती हैं सेंट्रल और यहाँ पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में। अब यहाँ पे देखिए 100% ग्रांट टू इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज ऑन पैन इंडिया बेसिस। पैन इंडिया क्या होता है, मतलब आपका प्रेजेंस अक्रॉस नेशन, पैन वर्ड यूज करते हैं, पैन इंडिया बेसिस पे किया जाएगा। इनिशिएटिव किसके द्वारा ये था, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा किया गया था, और वर्ल्ड बैंक भी इसको सपोर्ट कर रहा था। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कर सकता है कि 100% कंट्रीब्यूशन सेंट्रल सेक्टर है, लेकिन वर्ल्ड बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड के लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो दे कैन सपोर्ट द प्रोजेक्ट। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्या था, टू इंप्रूव द एक्सटेंट, रिलायबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन। जल संसाधन सूचना की सीमा, विश्वसनीयता और पहुंच में सुधार करना है। भारत में लक्षित जल संसाधन प्रबंधन संस्थानों की क्षमता को मजबूत करना है कि जितना भी वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है उसकी इंफॉर्मेशन और ये सारी चीजें या फिर प्रबंधन पूरा मजबूत सिस्टम एक बना दे। तो ये चीज यहाँ पर बोली गई है, राइट। इसके बाद से आ जाइए नेक्स्ट न्यूज में। अब यहाँ पर जो है आपके जो विज्ञान पुरस्कार का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मैंने आपको बताया था, हमने न्यूज में भी पढ़ा था, जो आपके नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स वाला सेशन होते हैं डेली, उसमें हमने चीज पढ़ी थी कि जो आपका नेशनल स्पेस डे है, नेशनल स्पेस डे में विज्ञान पुरस्कार जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, उसके पहले वो अनाउंस किए गए थे। ठीक है, कब था ये, 23 अगस्त को, तो इसी दिन डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। और इस दिन जो राष्ट्रपति हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी कहां पर हुई, वो हुई आपकी जो आपका राष्ट्रपति भवन है वहां पर ही हुआ सेरेमनी, और उसमें राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किन किन को किया गया, तो हम ये देख लेते हैं। यहाँ पे ज्यादा नहीं आएंगे क्योंकि आप स्टेट के लेवल पे बात कर रहे हैं इस न्यूज में। तो सबसे पहले बायोकेमिस्ट प्रोफेसर हैं गोविंद राजन पद्मनाभन को विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए विज्ञान रत्न से नवाजा गया है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि विज्ञान रत्न से किसको दिया गया है, तो गोविंद राजन पद्मनाभन को दिया गया है। ये चीज आपको याद रखनी है। उसके अलावा जो इसरो की चंद्रयान टीम थी उसको विज्ञान टीम अवार्ड से नवाजा गया है। तो विज्ञान टीम अवार्ड किसको मिला है, उस इसरो की चंद्रयान टीम को मिली, क्योंकि चंद्रयान 3 जो सक्सेसफुल मिशन था वो काफी बढ़िया था, इसलिए ये इसको अवार्ड दिया गया है। टोटल 33 रिसर्चर्स को विज्ञान श्री विज्ञान युवा अवार्ड मिले हैं। तो विज्ञान युवा अवार्ड की बात करें, एमपी में किसको मिला है, ये आप देख लीजिए कि एमपी में यहाँ पर 2 रिसर्चर्स हैं भोपाल से, उनको ये अवार्ड दिया गया। और बेसिकली ये लोग कहाँ से हैं, IISER से हैं, जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशनल रिसर्च है भोपाल में, वहां से लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। 2 रिसर्चर्स हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया है वो बायोलॉजिकल साइंसेस की फील्ड में दिया गया है, और बायोलॉजिकल साइंसेस की फील्ड में आप यहाँ नाम देख सकते हैं किसको दिया गया है, डॉक्टर आर महालक्ष्मी को दिया है। तो पहला नाम यहाँ पे याद रखेंगे, डॉक्टर आर, क्या है नाम इनका, आर महालक्ष्मी है, इनको अवार्ड दिया गया। आप देख सकते हैं इनका फोटो भी यहाँ पर है। इसके बाद से जो दूसरा अवार्ड दिया गया विज्ञान युवा अवार्ड दिए गए इनको, राइट, ये याद रखना है। तो दूसरा जो अवार्ड दिया गया है वो केमिस्ट्री की फील्ड से दिया गया, और केमिस्ट्री में जिन रिसर्चर को दिया गया उनका नाम है प्रोफेसर विशाल राय। तो ये 2 नाम इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है कि इनको एमपी से इस ISSER से इनको अवार्ड मिला हुआ है, और इन्होंने रिसर्च भी की थी। जैसे विशाल राय ने किस पर रिसर्च की है कि सर्जरी के दौरान जो ट्यूमर सेल्स होते हैं उन्होंने ऐसी टेक्निक डेवलप किया, बेसिकली एक टूल बॉक्स, केमिकल टूल बॉक्स बनाया है जिसकी मदद से प्रोटीन और एंटीबॉडीज की इंजीनियरिंग कर सकते हैं, और इस टूल बॉक्स की मदद से ह्यूमन एंटीबॉडी कॉन्जुगेट्स तैयार किए जाएंगे। ब्रेस्ट कैंसर में काफी ज्यादा, जो इंडिया की काफी बड़ी प्रॉब्लम है ब्रेस्ट कैंसर की, तो उसके लिए काफी अच्छी तकनीक इन्होंने डिजाइन की है, डेवलप की है। और इसी के बाद जो आपके ट्यूमर सेल्स होते हैं वो ऑपरेशन के दौरान ऐसी टेक्निक भी बनाई कि वो ऑपरेशन के दौरान जगमगाने लगेंगे, तो ऐसे में इजी होगा उन ट्यूमर सेल्स को बाहर करना। इसके बाद अगर हम देखेंगे डॉक्टर आर महालक्ष्मी ने क्या रिसर्च किया है, तो उन्होंने गेटवे प्रोटीन में गड़बड़ी के कारण जो होता है कैंसर और पार्किंसंस डिसीज हो जाती है, उस चीज में रिसर्च कर रहा है, और उस चीज में बताया कि किस तरीके से जो एनर्जी सेल्स हैं वो गेटवे प्रोटीन में बनावट में गड़बड़ी के कारण ही कैंसर या पार्किंसंस डिसीज हो जाती है। तो खराब सेल्स को निकालना या हटाना कैसे जरूरी है, उसमें गेटवे प्रोटीन के बारे में बताया कि गेटवे प्रोटीन जो 1 सेकंड में 10 लाख बार तैयार हो जाते हैं, तो उनको हटाना कितना ज्यादा जरूरी है, ये सारी रिसर्च इसमें हेल्प करेगी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट डिसीजेस हैं जिसके अगेंस्ट हम फाइट कर सकते हैं इनके रिसर्च से, तो इसके लिए इनको अवार्ड दिया गया है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज में, और ये है राज्य निर्वाचन आयोग या फिर
आपका जो एमपी है उसमें जो आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसको पेपरलेस कर दिया गया है। तो यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पेपरलेस हो चुकी है। आयोग ने हाल ही में ई फाइलिंग सिस्टम लागू किया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने इसके बारे में बताया है और इस सिस्टम को लागू करने से फाइलों में के निराकरण में तेजी आएगी, है ना, सारा चीज डिजिटल हो जाएगा तो अच्छी चीजें होंगी। इसके बाद से ये चीज बताया गया तो पेपरलेस कर दिया गया। अगर हम एमपी के इलेक्शन कमीशन के बारे में जाने तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इंडिपेंडेंट बॉडी है। फॉर्मेशन कब हुआ उसका? 1 फेब 1984 को हुआ था। केम इन टू एग्जिस्टेंस 15 फेब 1984 को एग्जिस्टेंस में आया। स्टेट इलेक्शन कमीशन, है ना, स्टेट इलेक्शन कमीशन को किसके द्वारा आप अपॉइंट करते हैं? गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जो भी आपका राज्यपाल है। फिर रिमूव कौन करता है या हटाता कौन है पद से? तो कौन हटाते हैं? प्रेसिडेंट हटाते हैं। किसी कारणवश इनको हटाना पड़ा तो प्रेसिडेंट हटाते हैं। एमपी ऐसा पहला स्टेट है जिसने एसईसी कॉन्स्टिट्यूट किया था, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाई थी। टैगलाइन क्या थी कि हर एक वोट वैल्यूएबल है और हर एक इंसान इंपॉर्टेंट है, मतलब हर एक वोट हमारे लिए मायने रखता है। पहला जो नोटिफिकेशन था इलेक्शंस ऑफ पंचायत के लिए वो कब निकाला गया था? बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसमें से एक डेट एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 15 अप्रैल 1984 को पहले जो स्टेट इलेक्शन कमीशन थे, है ना, इलेक्शन कमिश्नर थे या पहले जो राज्य निर्वाचन आयुक्त थे एमपी से, वो कौन थे? एनवी रोहानी थे। और करेंटली कौन है? बसंत प्रताप सिंह है। इनका नाम यहाँ पर दिया भी हुआ है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? बसंत प्रताप सिंह ने ये चीज कही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए। इसके बाद से आ जाते हैं कि जो आपका मध्य प्रदेश में जरूरी पर्यावरण अनुमति अटकी हुई है। क्यों अटकी हुई है? क्योंकि जो आपका स्टेट का एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट डिपार्टमेंट होता है ना, उसमें कोई भी रिक्रूटमेंट्स नहीं हुए काफी टाइम में। लास्ट जो हुआ था वो आपका कब हुआ था? जून में ये सारे पद खाली हो गए थे, 10 जून तक था नोटिफाइड, उसके बाद ये पद खाली हो गए। तो इसमें सारे पद अब तक खाली हैं, कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है और इसके वजह से बहुत सारे मामले, 200 से ज्यादा मामले जो है पेंडिंग है। अब एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट जो होता है वो क्या होता है? ये चीज मैंने आपको बताई है, काफी सारी जगह पर बताई है। जब हमने केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट पढ़ा तब मैंने बताई होगी, चंबल वाले प्रोजेक्ट में मैंने बताया होगा, जो पीकेसी प्रोजेक्ट है आपका उसमें। फिर जब हमने अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट पढ़ा है उसके टाइम पर भी मैंने बताया कि जो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट है कितना बड़ा काम करता है। ये बेसिकली क्या, एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है कि डिसीजन मेकिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल हम बोल सकते हैं। जब आपको एनवायरमेंट से जुड़े, जैसे आप एनवायरमेंट में कोई भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, तो आपको उसका जो क्लियरेंस लेना है कि वो जो नया प्रोजेक्ट बन रहा है उसकी वजह से कितना हार्म पहुंच रहा है एनवायरमेंट को, सोसाइटी को कितना हार्म पहुंच रहा है, ये कौन एनालाइज करेगा, इसको कौन एसेस करेगा? ये जो होती है वही बॉडी करती है इसको एनालाइज। मतलब ये क्या काम कर रही है कि जितने भी एनवायरमेंट या नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसको प्रोटेक्ट करना है, अनकंट्रोल डेवलपमेंट से बचाना है ताकि उसका सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, है ना, सस्टेनेबल तरीके से आर्थिक विकास किया जा सके। और ये जो प्रोजेक्ट है वो किस तरीके से आपके पर्यावरण या आपकी सोसाइटी को इम्पैक्ट करने वाला है, और इसकी हेल्प से हम प्लानिंग प्रोसेस को बेटर कर सकें और प्लानिंग की परमिशन जो है वो बेहतर तरीके से ग्रांट हो सके कि कितना नुकसान होने वाला है, किस तरीके से प्रभावित है, क्लियरेंस देनी है कि नहीं देनी है। अगर अगर एमपी में ये चीज नहीं तैयार हुई है अब तक, इतना सारा है तो इतने सारे मामले पेंडिंग बने हैं, कोई क्लियरेंस नहीं मिल रहा तो ऑब्वियसली प्रोजेक्ट्स नहीं कंप्लीट हो पाएंगे टाइमली, तो ये सारी चीजों में डिले आएगा। तो यहीं पर ये चीज बोला गया कि पूरा जो पैनल वो खाली पड़ा हुआ है, 10 जून 2024 को पूरा हो गया था कार्यकाल, लेकिन अब तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं किया गया है। अगर आज जो आपका राज्य सरकार है वो नॉमिनेशन कर भी देती है तो यहाँ पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय यानी कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, जो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, उससे आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा और इस सारी प्रक्रिया में 30 से 45 दिनों का समय और लगेगा। तो इसको जल्दी से जल्दी अभी करना चाहिए ताकि जितने भी क्लियरेंस है वो मिल सके। अब आप यहाँ से जान ले कि मध्य प्रदेश में ये जो सिया कमेटी है, बेसिकली शॉर्टली इसको कहा गया है मध्य प्रदेश स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी कहते हैं इसको, और ये 2008 से काम करना इसने स्टार्ट किया है, राइट। 2008 से काम करना स्टार्ट किया है। इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए कि ये जो बनाया गया था मध्य प्रदेश स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, ये एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस देने के लिए बनाया गया था। और ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1986 में आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला, अधिसूचना जारी की कि 14 सितंबर 2006 को ये बॉडी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की जा रही है, मतलब इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन किया गया। हालांकि 2008 से काम स्टार्ट करती है, फोर्स में आती है, लेकिन इस दिन इसे बनाया जा चुका था। मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण बनाया गया, उसका गठन कर दिया गया था। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है स्टैटिक पार्ट से, ये आपको याद रखनी है, एनवायरमेंट से रिलेटेड या एनवायरमेंट डिग्रेडेशन की जब आप बात करते हैं सिलेबस में तो उससे रिलेटेड। फिर यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश अकेडमी के 7 खिलाड़ी वर्ल्ड कैनो के लिए उज्बेकिस्तान पहुंच गए थे
और यहाँ पे मध्य प्रदेश राज्य, ये सारी जो चीजें हुई है वो 23 अगस्त को हुई थी। कयाकिंग कैनोइंग अकेडमी जो है, आपको मुझे बताना है कि वो कहाँ पर है। मध्य प्रदेश राज्य की कयाकिंग कैनोइंग अकेडमी, इसके बारे में मैंने अभी न्यूज में पढ़ाया था, शायद पिछले वीक का जो न्यूज था उसमें ही पढ़ाया था। ठीक है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस के बारे में जब मैंने बताया था, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। उसमें 7 प्लेयर व कोचिंग स्टाफ समेत 10 सदस्यीय दल जो है उज्बेकिस्तान में गया। तो ये जो आपका पूरा ये जो हुआ कंपटीशन, वो कहाँ पर हुआ? उज्बेकिस्तान में। तो आपको ये याद रखना है कि जो आपका सीनियर वर्ल्ड कैनो चैंपियनशिप हुई है वो उज्बेकिस्तान में ऑर्गेनाइज हुई है। फिर इतने खिलाड़ी यहाँ से जीते हैं। अरविंद मतलब जो लोग गए थे, पार्टिसिपेशन किया था, उनके बारे में अरविंद वर्मा है, ये नाम उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये याद रखना है। कोच कौन है? पीजूत कांति बेरोई है। फिर उसके बाद से एक और चैंपियनशिप हुई प्लेयर, यहाँ पे 41st जूनियर टाइकोंडो में गोल्ड किसने जीता है? एक और ये होता है, और ये जीता है प्लेयर हरमन गिल ने जीता है। ठीक है, ये याद रखना है। फिर सौभाग्य शर्मा ने इसी कंपटीशन में सिल्वर मेडल जीता है। तो ये सारी चीजें हैं, और ये औरंगाबाद में हुआ था। तो ये जो आपका जूनियर टाइकोंडो चैंपियनशिप हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? आपका औरंगाबाद में हुआ था, इंडिया इटसेल्फ में। लेकिन ये वाली जो आपकी कायाकिंग कैनोइंग वाली है वो कहाँ पर हुई? उज्बेकिस्तान में ऑर्गेनाइज हुई थी। तो ये चीजें याद रखने वाली। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज में आइए। अब ये इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए कि 200 किलोमीटर के दायरे में मध्य प्रदेश में 4 जगह बनेंगे कृष्ण तीर्थ स्थान बनने वाले हैं। तो ये आपको याद रखना है कि भलाई जो श्री कृष्ण का जन्म है वो मथुरा में हुआ था, लेकिन मथुरा में इनकी यही पहचान है कि वहां उनका जन्म हुआ था। लेकिन अगर श्री कृष्ण की योगेश्वर यूथ लाइन की बात करेंगे तो उनके पहचानने का जो धाम है वो 4 धाम जो है वो टोटल पूरे 4 के 4 धाम कहाँ पे मौजूद है? मध्य प्रदेश में है। और भगवान श्री कृष्ण ने जो सांदीपानी आश्रम है से शिक्षा ग्रहण की थी, नारायण से मित्रता की थी, मतलब नारायण करके एक गांव है वहां से मित्रता की। तो यहां से मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले जो आपका नारायण गांव है, ये जगह की बात कर रहे हैं, ये कहाँ पर है? आपका उज्जैन में है। और यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण की मित्रता होती है वो सुदामा से हुई थी। ठीक है, यहाँ पर ये बताया जाता है कि मित्रता जो है वो अमीर और गरीब में कोई अंतर नहीं होता, मित्रता की जाती है तब। तो ये इसलिए फेमस है आपका नारायण गांव उज्जैन में। इसके बाद से धार के पास आपका अमझेरा है। और अमझेरा किस लिए फेमस है? क्योंकि हम वीरता के बल पर रुक्मणी हरण में भगवान ने रुक्मी को हराया था, इसलिए अमझेरा फेमस है। ये आपका धार में है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद से आप जनप आप जानते हैं इंदौर में है, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट नदी भी निकली हुई है, आपको पता होगा इसके बारे में। इसके बाद से आप देखेंगे जनापाव में विनम्रता से श्री कृष्ण ने परशुराम जी के सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था, इसलिए जनापाव इसलिए परशुराम के लिए काफी फेमस है। और संदीपानी आश्रम आपका उज्जैन में है। तो इन पूरे एरियाज के बीच में 200 किलोमीटर का डिस्टेंस और इसमें श्री कृष्ण पथ बनने वाला है, इस पर बात की गई है। तो आपको ये याद रखना है कहां से कहां बनने वाला है। और 5000 साल पहले कंस के वध के बाद उज्जैन के संदीपानी आश्रम में श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की थी। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, 4 जगहें आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। इसके बाद से नेक्स्ट न्यूज में आ जाइए। अब ये है कि मंडीदीप को प्रदेश का पहला स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की तैयारी की है। मंडीदीप वैसे ही फाइबर ऑप्टिक्स के लिए काफी फेमस है। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स की इंडस्ट्री है, और यहाँ पर मध्य प्रदेश अब बोल रहा है कि यहाँ पर ये पहला स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा। स्मार्ट इंडस्ट्रियल मतलब लगभग 1100 हेक्टेयर्स में फैले मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र या इंडस्ट्रियल एरिया जो है मध्य प्रदेश का पहला स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया बनने का प्रस्ताव बना दिया गया है। तो ये चीज है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो भी मॉडर्न कमांड्स एवं कंट्रोल सेंटर यहाँ पे बनाया जाएगा, पूरे सिस्टम में निगरानी रहेगा, जीपीएस काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। यहाँ पर फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी, जो भी यहाँ पर एंटर हो रहे हैं, जो भी लोग हैं, सबके पास फेस रिकॉग्निशन उनका किया जाएगा। जब हमने रेड फोर्ट वाला भी वो पढ़ा था, उसमें फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने बताया था आपको। यहाँ पे RFID टैग्स यूज किए जाएंगे, जो बेसिकली आपके फास्टैग में टेक्नोलॉजी यूज होती है, RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, वो यूज किया जाएगा। वीडियो सर्वेलियंस होगा, पूरी टेक्नोलॉजी ऐसे काम करेगी यहाँ पर। ठीक है, जो भी गाड़ियां यहाँ पर एंटर कर रही है, जितना भी आपका उसका जो बोर्ड होता है, नंबर सिस्टम होता है, नंबर प्लेट होता है, उसको ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ठीक है, बाकी सारी टेक्नोलॉजीज यहाँ पर अवेलेबल होंगी। जो भी आ रहा है, बाहर जा रहा है, जो भी वर्कर्स यहाँ पे काम करेंगे, उनको बायोमेट्रिक सिस्टम से यहाँ पर अंदर आना पड़ेगा और बाहर जाएंगे, इस तरीके से काम होगा। तो ये भोपाल के पास जो आपका रायसेन में मंडीदीप एरिया है, उसमें ये पहला इंडस्ट्रियल एरिया बनने वाला है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर में। अब ये डिसाइड किया गया है कि जो मुरैना का सीतापुर है, वहां पर फुटवेयर पार्क बनेगा। पहले ये बोला जा रहा था कि वहां पर लेदर पार्क बनाया जाएगा, लेकिन अब आपको ये याद रखना है कि क्या डिसाइड कर लिया गया है कि वहां पर एक नया फुटवेयर पार्क बनने वाला है। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखना है। ग्वालियर में आपका रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 28 को होने वाला है, ये मैंने बता दिया। इसके बाद जब हो जाएगा तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या इन्वेस्टमेंट हुआ है।
तो ताकि यहाँ पर ये बोला गया कि सिर्फ लेदर की इंडस्ट्रियां प्रमोट ना हो, बल्कि यहाँ पर सिंथेटिक व कपड़े और जूते और रबर की चप्पलें आदि बनाने का औद्योगिक इकाइयां भी स्थापित हो सके, इसलिए डिसीजन लिया गया है मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा। तो ये सारी चीजें हैं, आज की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज थी हमने डिस्कस कर ली है ना। इस सेशन का पीडीएफ आपको आप जो ऐप स्टूडेंट्स हैं उनको मिलेगा, ऐप में मिल जाएगा आपको। और बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं सेशन से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी, कोर्सेज के बारे में बता दिया है, बाकी जो भी चीजें आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये आज के सेशन में है, इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको पक्का देखिए और सारी चीजें आपकी एमपी की एक साथ मिल जाती, तो एक साथ काफी सारी चीजें कवर हो जाती हैं डीपली। सो आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।